वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी जवानों के काफ़िलों पर खुदकुश हमले की मज़म्मत। कहा, कौम शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करती है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक पूरी कौम मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करती रहेगी। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को याद करने का दिन। मुल्क भर में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर और कराची में 10वीं मुहर्रमुल हराम का बरामद होने वाला जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद होंगे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की बजाय अब लाहौर में जलसा करेगी। 13 अगस्त के आज़ादी जलसे का मकाम और शहर तब्दील। लाहौर के हॉकी ग्राउंड में PTI का जलसा होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में जलसे का मकाम तब्दील किया गया। और अफवाज पाकिस्तान में आला सतह पर तकर्रियाँ और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात कोर कमांडर पेशावर तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी तैनात। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। उम्मीद है कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही हमारे साथ। अब मेरा पाकिस्तान सेगमेंट आपको दिखाते हैं जिसमें 1857 की जंग आज़ादी, 1857 से लेकर 1947 तक जो एक सफ़र रहा, इसके अंदर किन मुश्किलात का शिकार रही, कौन से चैलेंजेस दरपेश रहे, इसका अहाता हमारे आज के सेगमेंट में मौजूद है। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में और जिस गैलरी में मैं मौजूद हूँ, इस गैलरी में हम आज आपको 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 14 अगस्त 1947 तक के तमाम तर वाक़यात की डिटेल्स बताएंगे। उन तमाम तहरीकों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मौज़म वास्ती साहब जो PhD स्कॉलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। सर, आज हम जानेंगे 1857 की जंग आज़ादी के बारे में। तो मुझे ये बताएं कि 1857 की ये जो जंग आज़ादी थी उसकी क्या वजूहात थी? जंग आज़ादी की मेन वजूहत ये थी कि अंग्रेज़ों ने 1757 में जब बंगाल पे कब्ज़ा किया, उसके बाद आहिस्ता 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 लखनऊ, अवध और दिल्ली पे भी काबिज़ हो गए। अच्छा, बड़े सगीर पे उन्होंने कब्ज़ा कब किया था? 1857 में किया? 1849 में किया था। अच्छा, तो जो अमूमन कहा जाता है 57 वो गलत है? तो 57 दरअसल अंग्रेज़ों के ब्रिटिश इंडिया जिसे हम कहते हैं उसके मुकम्मल कब्ज़ा के 8 साल के बाद वाक़या हुआ है। अच्छा, वो एक उनके मुख्तलिफ वजूहात हैं। जो इमीडिएट फौरी वजूह ये समझी जाती है कि जो उनका एनफील्ड राइफ़ल थी, ठीक है ना जी, उसके अंदर जो कारतूस डाला जाता था वो गाय और सूअर की और चर्बी से, तो उसको मुंह से तोड़ कर अलहदा करके डालना पड़ता था। वो दोनों मज़ाहिब के ख़िलाफ़ था। अच्छा, ये इसमें उसकी ज़्यादा, ये तो इमीडिएट रीज़न जो। अच्छा सर, ब्रिटिश राज से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राज का सफ़र, इसके बारे में बताएं थोड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1849 में पंजाब और फ्रंटियर का जो एरिया था उसको कैप्चर करके ब्रिटिश इंडिया को पूरी तौर पर पूरी हिस्ट्री में वाहिद पहली बार एक नेशन बना दिया। अच्छा। ठीक है ना। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के वो जो है कंट्रोल वो पूरे इंडिया पे हो गए, लेकिन
1857 के अंदर जो जंग आज़ादी शुरू की उसमें वसी पैमाने पर उनको ख़तरा पैदा हो गया, क्योंकि उस वक़्त 6 महीने लगते थे एक जहाज़ को पहुंचने के लिए। अच्छा। ठीक है ना जी। तो बहुत हालांकि लंबा अरसा है ये 6 जी जी 6 महीने, तो उसमें अगर कोई रीइंफोर्समेंट्स आती थी फ़ौजों की कि अगर कोई ख़तरा पैदा हो, वो बहुत मुश्किल हो जाता था कि इनके पूरे रिजीम को इंडिया में थ्रेट हो जाता था। अच्छा। तो 1857 में वो थ्रेट बड़ा सवियर हो गया था। अच्छा। इसलिए उन्होंने 1858 में विक्टोरिया ने ये डिक्लेरेशन पास की कि विक्टोरिया जो है वो पूरे ब्रिटिश इंडिया को टेक ओवर कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है जी। तो इसलिए 1858 में ऑफिशियली, हालांकि उससे पहले सारी जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, मुख्तलिफ एक्सप्लोरेशंस, मुख्तलिफ फतवात, मुख्तलिफ जंगें, वो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैसा, फोर्सेस और सब कुछ इन्वॉल्व होता था। अच्छा। उनकी मर्जी के बगैर वो चल नहीं सकते थे, क्योंकि उनके जो ऑफिस होल्डर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी ब्रिटिश ऑफिस होल्डर्स थे। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है सर। 1857 के जंग आज़ादी में बहुत से लोगों ने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए, तो उन कुर्बानियों के बारे में बताइएगा। अमूमन कही जाती है कि जंग आज़ादी पहली जंग आज़ादी है। इससे अच्छा। पहले भी बहुत सारे 1757 में जब बंगाल जो कि हिंदुस्तान का सबसे ज़रखेज़ इलाका था, उसको चंद सालों के अंदर ही बरतानिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसको बरतानिया की हुकूमत की पूरी हमायत हासिल थी, उसने चंद सालों में उस ज़रखेज़ तरीन सूबे को एक वो जिसे कहते हैं गुर्बत के गहवारे में तब्दील कर दिया। वहाँ लाखों लोग यानी कि कहत से मारे गए। अच्छा। और वो एक गरीब तरीन सूबा बन गया। मतलब जुल्म सितम की एक तवील दास्तान। उससे 1757 और 1857 लोग हमेशा कहते थे, इंडिया में एक चीज़ मशहूर हो गई थी कि 100 साल के बाद अब बगावत होगी अंग्रेज़ों के खिलाफ। अच्छा। तो ये पहले से मशहूर था। तो इसकी वजह क्या थी? लोगों इसकी को वजह क्यों ये लगता था? क्योंकि इंतहाई जुल्म किया उन्होंने, टैक्सेस बढ़ा दिए, जिम्मेदारों को पहले ज़मीन इज्तमाही ज़मीन होती थी गांव के अंदर। अच्छा। उसके बाद उन्होंने ज़मींदारा सिस्टम क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी ओनरशिप का कॉन्सेप्ट पहली बार प्रेजेंट किया, जिससे कि जो सेल्फ सफिशेंट विलेजेस थे कि अगर कहीं फसल कम या ज़्यादा हुई है तो वो शेयर कर लेते थे। अच्छा। ठीक है। उसके बाद अब जो उन्होंने पैदा किया अपने एजेंट्स और ज़िम्मेदार, उसके थ्रू उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वो अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस लगाते थे, जिससे गुर्बत में और कहत में बहुत ज़्यादा, जब कोई मुसीबत आती थी या बारिशें कम हुई हैं कि जो और मसला है या फसल कम हुई है, तो उससे जो किसान था उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया। मतलब जुल्म की बहुत सी वजूहात थी और बगावत की भी बहुत सी वजूहात थी। उसमें एक तो ये था कि सिर्फ 1857 के नहीं था, 1757 के बाद भी बहुत सारी तहरीकें उठी। इसमें आपको पता ही है कि पटना के अंदर बहुत पटना एक बहुत बड़ा मरकज़ था मुसलमानों का, तो उसमें कुर्बानी लोगों ने बहुत दी और उनका ये ख्याल था कि तो शायद वो अंग्रेज़ों को हराने में कामयाब हो जाएं। लेकिन हालात काफ़ी बदल चुके थे, ना सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के। अच्छा। ठीक है जी। क्योंकि अब जो जंग थी वो इंटरनेशनल ब्रिटिश एम्पायर जो था पूरी दुनिया में फैल चुका था। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में इनके 3 बेसिस थे। अगर वो किसी एक जगह पे भी कब्ज़ा कर भी लेते जो आज़ादी पसंद थे, तो वो बाकी जगह से मदद ले सकते थे। दूसरा, उनको बाकी ब्रिटिश कॉलोनी से मदद आ रही थी। तीसरा, वेस्ट पंजाब जो था, वहाँ पे जो बड़े बड़े ज़मींदार उन्होंने क्रिएट किए थे, उन्होंने बहुत मदद की। अच्छा सर, इस मॉडल को अगर हम देखें तो तोप के सामने एक निहत्ते आदमी को इन्होंने ये बांधा उनका हुआ। मखसूस तरीका था अंग्रेज़ों का। तो क्या वो इतना जुल्म करते थे? ये तो कॉमन तरीका था उनका। ठीक है ना जी। उसमें इस जंग में हिंदू, मुसलमान, ख़ास तौर पर जो पुराने बादशाह जिनको उतारा गया था तख्तों से, वो इसमें काफ़ी शरीक हुए। अच्छा। लेकिन ज़्यादा जो जिम्मेदारी ठहराई गई अंग्रेज़ों ने, उन्होंने कहा कि जी ये सारा काम मुसलमानों ने किया है। लिहाजा 57 के बाद उनके ऊपर इंतहाई ज़्यादा जुल्म किए गए और हिंदू बच गए किसी तरह से। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि मुसलमानों के और हिंदुओं के ब्रिटिश राज से इख्तलाफात क्या थे? ज़ाहिर है, आप किसी दूसरे मुल्क को कॉन्कर करते हैं और उस वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को उनसे इख्तियारात छीन लेते हैं, उनके पैसे के इख्तियारात, उनके हुकूमत के इख्तियारात, उनके आज़ादी के इख्तियारात। तो रिबेलियन और गुस्सा का होना वो तो लाजमी चीज़ है।
उन्होंने इस तरह उससे कल्टीवेट किया, उसको बचाया अंग्रेज़ों ने कि उन्होंने यहाँ पे एक ऐसी क्लास, मिडिल क्लास शुरू की जिसको मगरबी एजुकेशन दी गई, जो कि अंग्रेज़ों की तरह सोचने लगी, ठीक है ना जी, जिसको हम मैकॉले बेंटिंक बिल कहते हैं 1835 का। उसके तहत उन्होंने मुख्तलिफ कॉलेजेस कायम किए मुख्तलिफ तरीके के, जिसमें देसियों को एक अंग्रेज़ी तालीम दी गई ताकि वो बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह बिहेव करें। 1857 के बाद बहुत सी तहरीकें भी शुरू हुई, उन तहरीकों के बारे में थोड़ा सा बताइए। उसमें एक तो काफ़ी तहरीकें शुरू हुई, उसमें एक तो रेशमी रुमाल की तहरीक थी मसलन, ठीक है ना जी, मुख्तलिफ मकामात से, ख़ास तौर पे यूरोप के मार्क्सिस्ट जो लेनिनिस्ट और वो लेफ्टिस्ट लोग थे, उनमें ये तहरीकें शुरू हुई कि ये इंपीरियलिज्म के ख़िलाफ़ जंग की जाए। अच्छा सर, अभी आपने एक तहरीक का नाम लिया, रेशमी रुमाल की तहरीक, ये क्या तहरीक थी? क्योंकि इसका नाम बड़ा फैसिनेटिंग सा है। काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप शुरू हो गई थी। ब्रिटिश ने हर प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया था 57 की जंग के बाद। मतलब अपनी मर्जी की खबरें चलवाते, यानी कि टोटली प्रिंटिंग प्रेस जो लोकल थे उनको कंट्रोल कर लिया था, ठीक है ना। तो मुसलमानों ने ख़ास तौर पे और हिंदुस्तानियों ने ये एक तरीका निकाला कि रुमालों के ऊपर मैसेजेस लिख के वो एक दूसरे को भेजने लगे। लेकिन आहिस्ता 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 उनकी इंटेलिजेंस इतनी तेज़ थी कि उनको पता चल गया हिंदुस्तान के वो लोगों में जिनको वो बेनिफिट्स देते थे, उनके ज़रिए उन्होंने पता चला लिया कि इस तरह से भी होता है। उसके अलावा ये तहरीकें 20वीं सदी के शुरू तक चलती रही हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा तहरीक, काफ़ी ज़्यादा चलती रही। ठीक है, तो सर अब मुझे ये बताइएगा कि ब्रिटिश राज जो है उसके ख़त्म होने की क्या वजूहत है? जब ये पूरी दुनिया पे काबिज हो गए यूरोपियंस, तो नई ताकतें उभरी, यूरोपियन ताकतें। अच्छा, उसमें ख़ास तौर पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लेकिन एशिया में भी एक ताकत उभरी, वो जापान की थी। अच्छा, ठीक है ना। इन्होंने चैलेंज किया कि अंग्रेज़, एंग्लो सैक्सन यानी कि अमेरिकन और ब्रिटिश जो था वो कंट्रोल दुनिया पे मैक्सिमम ट्रेड और फाइनेंस का कंट्रोल था। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर था, तो उसको चैलेंज किया जाए। अच्छा, जर्मनी इंतहाई डायनेमिक नेशन थी। जर्मन्स तो 19वीं सेंचुरी में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। इसी तरह से जापान को बुरी तरह से शिकस्त हुई 1853 में। उन्होंने फैसला किया कि हम अंग्रेज़ों की यानी कि यूरोपियंस की नकल करके हम जल्दी से तरक्की करेंगे। पूरी दुनिया में जब वो कंट्रोल हासिल कर चुके नॉन वाइट रेसेस पे, तो जर्मनी ने उनको चैलेंज किया यूरोप के अंदर, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने। अब ये यूरोपियन जंग थी, ठीक है, जिससे अंग्रेज़ कमज़ोर हो गए। के बाद वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। उसके अलावा साथ ही साथ जापान भी था, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर वन में शामिल नहीं था इस तरह से, ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ। अच्छा, ब्रिटिश कमज़ोर हो चुके थे, ब्रिटिश कमज़ोर। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो ब्रिटिश तकरीबन टोटली ख़त्म हो गए इंटरनेशनल पावर के तौर पे। उनको 3 चीज़ों ने बचाया। सोवियत यूनियन का डिफेंस जो जर्मन्स के खिलाफ उन्होंने किया, रशियंस ने, खासतौर यूएस की हेल्प, ये सबसे नंबर 1 फैक्टर है। तीसरा, ब्रिटिश इंडिया की जो मैन पावर और मटेरियल रिसोर्सेज थे। तो सर मुझे ये बताएगा कि ये जो 2 कौमी नज़रिया था, ये कब आया था? पहले तो ये कि मुसलमानों ने अंग्रेज़ी तालीम से इज्तनाब किया, हिंदुओं ने उसको फ़ौरन जल्दी से पकड़ लिया। हिंदुओं में भी रेजिस्टेंस था उसमें भी, लेकिन उनके काफ़ी बड़े ग्रुप ने, ख़ासतौर पर बंगाल में, ठीक है ना, उन्होंने इस ब्रिटिश तालीम को अपना लिया और वो आगे चल पड़े। 1880 में ज़्यादातर लाहौर में जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे ब्रिटिश इंडिया के, वो बंगाली थे। मुसलमान वही लड़ते रहे कि हम अल्लाह की खातिर लड़ रहे हैं, रेजिस्ट करते रहे, वो रेजिस्ट करते रहे बजाय के तालीम हासिल करते अंग्रेज़ों के साथ मिलकर। तो अचानक 1857 के बाद जो धमाका हुआ वो ये हुआ कि सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया गया और चुन चुन कर उनको मारा गया, ठीक है ना जी। गालिब के खतूत में ये बड़ी वाज़ेह बात नज़र आती है, मतलब फिर जुल्म की इंतहा थी जो मुसलमानों पर, ठीक है। उसमें हिंदुओं का जितना भी रोल था, जैसा भी था, लेकिन अब अंग्रेज़ों ने प्रेफर किया कि वो हिंदुओं को गवर्नमेंट सर्विस में प्रेफर करेंगे। तो मुसलमानों को टोटली आउट ऑफ द जॉबलेस हो गए, उनकी यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो गई, उनका तालीमी निज़ाम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हिंदू बहुत आगे निकल गए। सर यहाँ पर एक मंजर कशी की गई है जिसमें कायदे आज़म नज़र आ रहे हैं, मुझे इस मंजर के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तवील अरसे की जद्दोजहद के बाद जब अंग्रेज़ मजबूर हो गया कि पाकिस्तान का बनना लाजिम हो गया था, अटल हो गया था, उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने कबूल कर लिया। ये 14 अगस्त की तस्वीर है कराची की, अच्छा, लेजिस्लेटिव असेंबली की। पहला इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान की आज़ादी का
ऐलान किया गया। यानी कि पाकिस्तान की आज़ादी से कायद आज़म अपनी स्पीच, पहली स्पीच पढ़ रहे हैं आज़ादी के बाद, ठीक है ना। कौन से खिताब कर रहे हैं? जी, कौम से खिताब कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। और साथ कौन है? आखिरी उनके वाइस रॉय जो थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, उनके साथ उनकी बेगम है ठीक है। एडवीना माउंटबेटन, ठीक साथ ही उनकी छोटी बहन है मोहतरमा फातिमा जना। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। नाजरीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान, जिसमें हमने आपको 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 14 अगस्त 1947 के इस मंजर तक के तमाम तर वाक़यात के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।